नमस्कार साथियों, मैं धीरज सर, धीराए इंग्लिश एकेडमी बांसवाड़ा। आपका इस कृष्ण जन्माष्टमी पे आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कृष्ण जन्माष्टमी की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिन जिन्होंने भी जन्म लिया है उन सभी को भी इस पावन दिन के दिन उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धीरज सर, जो इस YouTube की दुनिया में आज जन्माष्टमी के दिन शुरुआत करते हुए आप लोगों के लिए और मेरे साथियों की, जो मेरे से ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं और जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए मैं आज लेकर आया हूँ YouTube के उस माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप तक अपने सारे जो अनुभव हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं लेके आया हूँ। और अब मैं आपको इस YouTube के माध्यम से जो बच्चे मुझसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं उनके लिए मैं ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत अच्छी तरीके से, सरलतम तरीके से, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से मैं उन्हें अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है कि आपको जब ये पसंद आएगा तो आप इसे जरूर लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इस YouTube की दुनिया के अंदर आप उन बच्चों तक मैं अपनी पहुंच बना पाऊं जो मुझे साथ जुड़ना चाहते हैं। और वो ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पाते हैं, और अगर मुझसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना ही है तो आप बांसवाड़ा में प्रथम कोचिंग क्लासेस बांसवाड़ा, जहां पर मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं, वहां का स्टाफ बहुत बढ़िया है जो आपको हर तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए सेवारत है। और मैं इसी के साथ ही अपनी इस दुनिया के अंदर कदम रखते हुए मैं आज आपको ट्रांसलेशन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। और वो ट्रांसलेशन टॉपिक ऐसा है कि सबके दिमाग में यही आता है कि ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए तो हमें ना जाने कौन कौन सी विधियां सीखनी जरूरी है, लेकिन मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप उसे आसानी से, कैसा भी इंग्लिश का शब्द क्यों नहीं हो, उसको आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश बना लेंगे और इंग्लिश से हिंदी बना लेंगे। बस आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी आनी चाहिए। और मैं इस ट्रांसलेशन वाले वीडियो को 2 पार्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर मैं वो सारी चीजें देने की कोशिश करूंगा जो उसका बेसिक है, और उसके बाद दूसरा पार्ट ऐसा आएगा जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि आपको किस तरीके से उस बेसिक की दुनिया के बाहर निकलकर आप उसे कैसे आसानी से बना पाते हैं। मैं वो पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मेरे साथियों, एक अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि अगर इस मुकाम तक जाना है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपने 2 चीजें आपको हमेशा याद करनी है और करके रखनी है। पहला, अपने दरवाजा जहां पढ़ते हैं वो हमेशा बंद रहना चाहिए, और दूसरा, दिल का दरवाजा बंद रखना। और जिस दिन ये दरवाजा खुले उस दिन एक ही बात निकले, और वो बात निकले सफलता, उसके अलावा और कुछ नहीं। अपने दिमाग में यही बात लेके आप तैयारी करिए। मैं आपको इस ट्रांसलेशन को सिखाने के लिए सबसे पहले शुरू करना चाह रहा हूं, जो मैं इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं। आपको एक बात अच्छी तरीके से याद रखनी है, ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को जो दे रखा है उसी को आप चेंज कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं है। मतलब आपको एक बात अच्छी तरीके से याद रखनी है आपको कि ट्रांसलेशन एक ही चीज आपको सिखाता है, ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे। ये दिमाग में अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो आप ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। कोई अपनी तरीके से बड़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं लिखना है, अपन को तो बस एक ही चीज याद रखनी है कि जो लिखा है वही लिखेंगे, तभी जाके ट्रांसलेशन कर पाएंगे। इसलिए आप अच्छी तरीके से मेरे साथ जुड़िए। बहुत आसानी से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि ट्रांसलेशन होता कैसे। तो अपन शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। अभी ट्रांसलेशन में क्या है कि अपन को हिंदी से इंग्लिश करना होता है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, तो जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में वाइस वर्सा। क्या बोलते हैं? वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। इसको करने के लिए अपने पास में एक अच्छी सी विधा है, वो है रिजेक्शन। रिजेक्शन रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जब भी एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे तो 4 ऑप्शन जो होते हैं उसमें से जो गलत है उनको पहले रिजेक्ट करना है, पहले सीधा सही पे नहीं जाना है।
पहले अपन को क्या करना है, जो इसके से संबंधित ही नहीं है उसको अपन को पहले रिजेक्ट करना है। तो वो अपन ये काम कर देते हैं, उसको बोलते हैं रिजेक्शन। और वो रिजेक्शन करने के लिए अपन को कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अपन को पता होना चाहिए टेंस, जैसे अपन को पता होना चाहिए मॉडल, जैसे आपको पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव के बारे में थोड़ी सी जानकारी, अगर आपको उसकी जानकारी है तो, और नहीं है तो भी अपन इसमें कोशिश करेंगे कि आसानी से आपको सिखाएं और ट्रिक्स के माध्यम से सिखाएं। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कंडीशन, कंडीशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा आपको जानकारी होनी चाहिए जीरेंड के बारे में, जीरेंड। उसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। उसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए पार्टिसिपल की, पार्टिसिपल। मतलब आपको ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है आपको, एक और अपन इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सेंटेंस जो होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स है ना, वो भी अपन को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, जितने भी, क्योंकि सेंटेंस के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन को सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश करना है, इंग्लिश से हिंदी करना है, तो कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस के बारे में, तो ये कुछ चीजें अपन को बेसिक होती है जिसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो अपन आज यही वही करना की कोशिश करेंगे, ताकि अपन को कुछ बेसिक चीजें आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और जो अगला वीडियो जो आएगा उस वीडियो के अंदर मैं आपको इन बेसिक चीजों की भी, अगर मान लो आपको नहीं पता चलता है तो मैं ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको इन बेसिक की भी जरूरत नहीं, और आप किसी भी दुनिया का कैसा भी सेंटेंस हो, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का, धीरज सर के साथ में आप उसे आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि धीरज सर है तो सब कुछ है। तो मैं अपन शुरू करते हैं आगे कि इसको मैं इस कोशिश के साथ मैं आपको बता। तो अपन 8 रूल्स मैक्सिमम है इसमें, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहला रूल्स अपन यहां से लिखते हैं, रूल्स नंबर 1, जिसमें आपको टेंस और मॉडल के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। टेंस और मॉडल के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिससे आपको मालूम पड़ेगा। अपन बेसिक चीजें क्या जानते हैं, जैसे आप हिंदी बना रहे हैं, तो हिंदी बना रहे हैं इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे है लिखा हुआ है इसका मतलब ये है आपका प्रेजेंट टेंस। अगर आपके हिंदी के अंदर था लिखा हुआ है, या आ की मात्रा है, या ए की मात्रा आ रही है कहीं, तो ये आपको समझना है ये पास्ट टेंस है। और अगर आपका गा, गी, गे अगर ये है तो ये आपका फ्यूचर टेंस है। अभी आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, जब ये लिखे हुए हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी वाक्य बनने वाला है वो या तो प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट में बनेगा, या फ्यूचर में बनेगा। ये अपन को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो अगर ये बेसिक चीजें हैं, जब आप हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं और इंग्लिश से हिंदी बना रहे हैं, तो जैसे मान लो इज एम आर लिखा हुआ आ गया, या हैज हैव लिखा हुआ आ गया, या डू डज लिखा हुआ आ गया, तो ये सारे प्रेजेंट की ओर इशारा करते हैं। ये सारे किसकी ओर इशारा करते हैं? प्रेजेंट की ओर। और जैसे यहां पर वाज वर लिखा हुआ है, या डिड लिखा हुआ है, या आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सॉरी यहां पर भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो ये आपको इशारा करता है पास्ट टेंस की ओर। और उसके बाद में अगर वाक्य में आपको लिखा हुआ है विल या शेल, तो ये आपको बताता है कि इस वाक्य में अपन को उपयोग होना चाहिए तो फ्यूचर टेंस का होना चाहिए, जिसमें गा गे गी का उच्चारण होना चाहिए। मतलब इंग्लिश में अगर ये दे रखे हैं तो आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट में अपन को वाक्य बनाना है, और जब ये दे रखा है तो मतलब आपको पास्ट में बनाना है, और जब ये दे रखा हो तो फ्यूचर में। और इसी तरीके से हिंदी में अगर ये दे रखे हैं तो अपन को प्रेजेंट बनाना है, पास्ट बनाना है और फ्यूचर बनाना है। इस तरीके से अपन इसको आसानी से कर सकते हैं। ये टेंस की कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको अच्छा लगता है ये, क्योंकि आप इसको नोट्स के तरीके से उपलब्ध करा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अभी अपन इसी तरीके से मैं आगे और चलते हैं। अपन आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दूसरी चीज है मॉडल। मॉडल जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने कैन लिखा, कैन का थोड़ा हिंदी अर्थ पता होना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं। हिंदी अर्थ क्या है? कैन का मतलब होता है सका, या सपना बोलते हैं इसको। दूसरा, या इसको अपन
सकता भी बोलते हैं। दूसरा कुड लिखा हुआ है, कुड लिखा हुआ है तो मतलब सका, सका मतलब पास की बात हो रही है ना। और अगर मान लो आपको यहाँ शूट लिखा हुआ मिलता है, शूट लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब होता है चाहिए, है ना। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या, मैं का मतलब होता है शायद। उसके बाद में मैं आपको बताऊं आउट टू, इसका मतलब भी होता है चाहिए। और एक रह गया माइट, माइट का मतलब भी होता है शायद। मतलब ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट एक अच्छा सा ले लेना आप, ताकि आपको ये नोट्स बनाने में आसानी रहे, सुविधा रहे, उस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। एक और चीज अपन को याद रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो अपन को ध्यान रखना है कि ये ता है की सीक्वेंस निकलती है। मतलब जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला दे रखा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको पहचान आती है वर्ब, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे उसके साथ में एस या यस हो, तो उसमें जो उच्चारण हिंदी जो निकलना चाहिए लास्ट में है होगा, और उसके जस्ट थोड़ा सा पहले ता होना चाहिए, है ना। और अगर मान लो आपके साथ में किसी वर्ब के साथ में आईएनजी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको जिस टेंस की उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी उसके अनुसार अपन को वहां पर रहा मीनिंग आना चाहिए। अगर वो पास्ट का है तो रहा था होना चाहिए, अगर वो प्रेजेंट का है तो रहा है होना चाहिए, और अगर फ्यूचर का है तो रहा होगा ऐसा होना चाहिए। तो अपन को ये थोड़ी कुछ बेसिक चीजें अपन को ध्यान रखनी है। और आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो हैज या हैव के साथ में, हैज या हैव के साथ में अगर आता है तो फिर अपन को चुका का मीनिंग निकालना है। और जैसे यहाँ हैड लिखा आ गया तो फिर वो चुका का मीनिंग निकलेगा, लेकिन उसके साथ में था होगा, और इस हैज के साथ में चुका के साथ में है होगा। ये अपन को खास विशेष याद रखना है। और मैंने आपको पहले ही बताया विल लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको गा गे गी का उच्चारण देना है। ये अपन को कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो मैं अपन इसको आगे और करते हैं एक बार। जैसे तुम पानी लाते हो, अभी ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है। अब अपन को इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। अब अपन को पता होना चाहिए कि जैसे ये है लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको ध्यान रखना है कि वो प्रेजेंट टेंस की बात है। और ये ते लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ताते ती है, तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये अपन को पता होना चाहिए। और ये जैसे तुम है तो इसको तुम को अपन इंग्लिश में यू बोलते हैं। और यू बोलने के बाद में अपन को ध्यान होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर ये है लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट में बात होनी चाहिए, और उसके पहले यहाँ लाते हैं, तो लाते को अपन बोलते हैं इंग्लिश में ब्रिंग, यहाँ ब्रिंग। अब ब्रिंग है तो क्या ला रहे हैं, तो पानी ला रहे हैं, तो वाटर। बस ये इतना सा इसका आपको हिंदी बनाना है, ब्रिंग। तो आप इस तरीके से इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिख देता हूं मैं यहां पर, जैसे तुम कैसे खेल रहे हो। अब यहां पर देखें है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य बनेगा तो कौन से टेंस में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। अब प्रेजेंट में बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है रहे लिखा हुआ है। अब रहे लिखा हुआ है, इसका मतलब अपन को यहाँ टेंस की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि रहे जो होता है वो कंटिन्यूअस में आता है, जहां पर आईएनजी आना चाहिए। तो ये तुमको तो अपन यू बोलते हैं, अभी यू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसलिए हमेशा अपन को याद रखना है कि यहाँ WH वर्ड दे रखा है, तो आगे क्या आएगा WH। मतलब हाउ लिखा हुआ है, हाउ लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर अपन को हाउ लिखना है, क्योंकि कैसे लिखा हुआ है, हाउ लिखेंगे। हाउ के बाद में इसका रूल्स है कि WH वर्ड जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, ये इस तरीके से क्रम होता है। तो अब यू के साथ में अब मैं यहाँ क्या लिखूं, तो ये अपन को यहाँ से मालूम पड़ेगा। जैसे ये रहा लिखा हुआ है, रहे लिखा हुआ है, अब ये रहे तीनों टेंस में आता है, प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, फ्यूचर में होता है। लेकिन यहाँ पर देखो कौन सा टेंस है लिखा हुआ है, इसलिए मतलब प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस है तो अपन को ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात हो रही है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब ये होती है जिसमें प्रेजेंट में इज ए मार्क, है ना, हैज ए या डू डज। तो अब यहाँ पर अपन को इज ए मार्क है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है, तो अब यू के साथ में अपन को यहाँ आर लगाना होता है, तो हाउ आर यू। फिर उसके बाद में यहाँ इसके बाद आता है अपन को वर्ब। वर्ब क्या है, खेलने को बोलते हैं प्ले, और उसमें अपन को क्या लगाना है आईएनजी, तब जाके अपन को रहा है मीनिंग निकलेगा। तो यहाँ लिखा हाउ आर यू
प्लेइंग, है ना। इस तरीके से अपन इसका क्या बना सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश। इस तरीके से अपन को थोड़ा सा याद रखना है। ये अपन को थोड़ी सी बेसिक चीजें अपन को पता होनी चाहिए। जैसे मॉडल के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहां लिखा, वह कल बाजार जाएगा। अब यहाँ गा है, इसका मतलब है कि कौन सा टेंस आना चाहिए, फ्यूचर टेंस आना चाहिए। तो अपन को यहां पर कैसे करना है, सबसे पहले वह, अब लड़का है इसलिए यहां पर ही लिखना है। ही के साथ में अपन को क्या लिखना है, विल या शैल, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर है, तो विल, है ना। वह विल, ही विल, फिर उसके बाद में जाने को क्या बोलते हैं, गो टू, कहां पर जा रहा है, मार्केट, और कब जा रहा है, तो टुमारो, क्योंकि अगले दिन जाएगा। ये इस तरीके से अपन हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। ये क्या है, ये सब छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं इसकी, लेकिन अपन इसको, ये बेसिक मेरे को इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब अपन ट्रिक्स के पढ़ेंगे, ट्रिक्स के मैं बताने की कोशिश करूंगा, तब इन बेसिक की कहीं ना कहीं अपन को आवश्यकता रहेगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बेसिक से करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको इतनी सारी माथाकुट नहीं करनी पड़े और सीधा ट्रिक्स के माध्यम से करते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपके लिए लाया हूं। ये एक बेसिक है, और बेसिक के बाद में मैं आपको ट्रिक्स से भी बताने की कोशिश करूंगा। अब रूल नंबर 2 देखेंगे। पहला अपन ने देखा कि जिसमें टेंस और मॉडल की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ये अपन ने देखा। लेकिन अब मैं आपको दूसरा ये बताता हूं कि एक जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस का क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। अगर कुछ नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा देखें, ये ऑफ मार्कर थोड़ा सा, हाँ। तो अपन को ध्यान रखना है सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, जो सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं उसका सीक्वेंस अपन को पता होना चाहिए। और वो कैसा, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको मोस्ट ऑफ किसकी जरूरत होती है, सब्जेक्ट और वर्ब की, है ना। और मैक्सिमम एक सेंटेंस में अपन 6 एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, लेकिन अपन को सीक्वेंस पता होना चाहिए। इंग्लिश में सेंटेंस का सीक्वेंस क्या है, और हिंदी में सेंटेंस का सीक्वेंस क्या है, ये पता होना चाहिए। अपन क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होती है, और वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, या फिर अपन कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। ये इस तरीके से होता है सब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप देखें कि सब्जेक्ट के बाद में हमेशा यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद में यहाँ वर्ब होती है। और वर्ब में भी क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है, एक तो वर्ब होती है मेन वर्ब, और दूसरी होती है जिसको अपन हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये दोनों, कभी कभी क्या होता है ये दोनों एक साथ होती है, और कभी कभी ये होता है कि केवल मेन वर्ब होती है, और कभी कभी ये ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब केवल यही होती है। तो इनको भी अपन एक वर्ब मानना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, जैसे हिंदी सीख रहे हैं तो हिंदी में इस तरीके का क्रम होता है, और अपन को इंग्लिश बनाना है तो अपन को ये क्रम डिसाइड करना है। मतलब आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जब भी आप हिंदी वाला सेंटेंस देखते हैं तो आपको ध्यान करना है सब्जेक्ट, और दूसरा पहचानना अपन को वर्ब। क्योंकि ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 2 शब्द हैं, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। तो अपन को ये दोनों अगर आपको पहचानना आता है तो आप इस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट तो क्या होता है, कार्य को करने वाला, एक्शन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो तो सबसे आगे होता है। लेकिन हिंदी वालों में जो एक्शन होती है वो वाक्य के अंत में मिलती है, तो वो अपन को पहचानना आना चाहिए। और अपन मोस्ट ऑफ जानते हैं कि जो एक्शन क्रियाएं होती हैं, एक्शन जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो उसके अंत में लास्ट में ना ना ऐसा लिखा हुआ होता है। तो मोस्ट ऑफ ऐसी एक्शन क्रियाएं होती हैं जो अपन पहचानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेंस के अकॉर्डिंग उसमें कुछ परिवर्तन अपन को देखने मिलते हैं। तो अपन को ध्यान क्या रखना है कि जब अपन हिंदी दे रखा है और उसका इंग्लिश बना रहे हैं तो हिंदी में इस तरीके से क्रम में सेंटेंस जमा हुआ होता है, तो अपन को इंग्लिश की इस क्रम में सेंटेंस को जमाना होता है। जैसे मैं यहां लिखता हूं, वह रोजाना पुस्तक पढ़ता है।
अब यहां पर देखो अपना कार्य करने वाला कौन व्यक्ति है, वह तो अपना सब्जेक्ट है। अब यहाँ इस हिंदी वाले वाक्य में ये जो वह है वो क्या एक्शन कर रहा है, एक्शन करना है पढ़ने की, तो पढ़ना यहाँ पर आपकी क्या हुई, और ये आपकी इस टेंस को बताने वाला शब्द है, तो यहाँ ये वर्ब। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा था कि हिंदी में जो वर्ड ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता ही है, लेकिन वर्ब जो होती है वो अंत में होती है, और वर्ब के पहले क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। तो ये इसका क्रम अलग है, लेकिन जब अपन इसका इंग्लिश बनाएंगे और ये जो शब्द है वो एक्स्ट्रा है, अब इसका अपन क्रम उल्टा जब करेंगे तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। मतलब जब हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तब, तो इंग्लिश में अपन को क्या करना है कि सब्जेक्ट को पहले लिखना है, अब सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर तो ही है। अब उसके बाद में अपन को इंग्लिश क्रम करना है तो पहले वर्ब आनी चाहिए। अब वर्ब क्या है इसकी, पढ़ना, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। अब मैंने कहा था थोड़ा सा टेंस का थोड़ा सा अपन को पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लिखूं ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। सब्जेक्ट में जैसे अपन ने यहाँ लिख दिया ही, और ही लिखने के बाद में अपन को ध्यान रखना है कि इसके बाद इंग्लिश जब बनाते हैं तो वर्ब लिखनी है, वर्ब है रीड, पढ़ना। अब ये अपन ने लिखा है पढ़ना, रीड। अब इसको लिखने के बाद में आपको टेंस की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए थी कि जैसे तात एती है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन को इस वर्ब को सिंगुलर करने के लिए पीछे एस लगाना होता है। अगर ये पता नहीं है तो अपन को थोड़ा सा बेसिक, ये इसीलिए मैंने ये बेसिक का बनाया है, और जब इस की ओर से अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से समझ जाऊंगा जो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। अब क्या पढ़ रहा है वो, पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक को अपन इंग्लिश में यहाँ क्या लिखते हैं, बुक लिखते हैं। बुक ये लिखते हैं, जैसे ये बुक लिखा, अब रोजाना पढ़ता है तो यहाँ पर ये डेली। तो इस तरीके से अपन हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। ये अपन को थोड़ा सा सीक्वेंस पता होना चाहिए सेंटेंस में। सीक्वेंस में ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि जब हिंदी दे रखा होता है तो सीक्वेंस ये होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, और वर्ब में भी अपन बताते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और जब अपन इसका इंग्लिश बनाते हैं तो अपन को ध्यान रखना है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से अपन इसको सेकंड सीक्वेंस को अपन ने देखा। अभी आपने जो भी सीक्वेंस देखा वर्ड का, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, वो हिंदी इंग्लिश, वो अपना अपन कह सकते हैं पार्ट ए हो सकता है इसका। दूसरा एक अपन को ध्यान रखना है बी, अपन इसको नोटिस में डालें बी। अभी बी क्या है कि आपको ध्यान रखना क्या, कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंग्लिश में क्या चीज याद रखनी है अपन को, कि जो भी क्या दे रखा हो, प्रीपोजिशन आप जानते होंगे सारा, प्रीपोजिशन के बाद में ही हमेशा ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। क्या दे रखा होता है, प्रीपोजिशन के बाद। और हिंदी में क्या होता है, हिंदी में जस्ट उल्टा होता है, पहले क्या दे रखे, ऑब्जेक्ट देता है, फिर उसके बाद में क्या देता है, प्रीपोजिशन। जैसे क्षेत्र में, तो अपन को जब इंग्लिश बनाएंगे तो में, इन फील्ड, जैसे यहां दे रखा है क्या, प्रीपोजिशन दे रखा है। देखो मैंने उल्टा बता रहा हूं कैसे, जैसे इंग्लिश में प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहां प्रीपोजिशन में मान लो इन लिखा, तो ऑब्जेक्ट क्या लिखा हमने, क्लास, इन क्लास। और यहां पर क्या होता है, कक्षा में, उल्टा। तो अपन को ध्यान क्या रखना है, इंग्लिश जब हिंदी बना रहे हैं तो इस तरीके से लिखा हुआ आता है, एक ऑब्जेक्ट पहले होता है, प्रीपोजिशन बाद में होता है। और जब अपन उसका उल्टा करते हैं तब अपन को ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन अपन को पीछे वाला शब्द पहले लिखना है, और जो आगे वाला शब्द है उसको बाद में लिखना है। ये अपन को याद रखना है। अभी जैसे देखो मैंने लिखा, जैसे रमेश फादर, अभी ये इस तरीके से एपोस्ट्रोफी वाला मैंने आपको बताया। दूसरा क्या लिखा है अपन, द फादर ऑफ रमेश। क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये प्रीपोजिशन है, और ये यहां पर इसने क्या दे दिया, एक ऑब्जेक्ट की तरीके से रमेश को बताया है यहां। तो प्रीपोजिशन पहले है और ऑब्जेक्ट बाद में। रमेश का पिता, ये इस तरीके से, लेकिन अभी यहां क्या करें, फादर ऑफ रमेश।
तो अपन को ध्यान रखना है, इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले होता है और ऑब्जेक्ट होता है वो बाद में होता है, और हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले होता है और प्रीपोजिशन बाद में होता है। तो ये इस तरीके से। दूसरा, इसको अपन एक स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे अच्छा सा और उसको देख लेंगे, ठीक है। तो अपन अब तीसरे रूल्स की ओर चलते हैं। मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं विदाउट सब्जेक्ट इन सेंटेंस, विदाउट सब्जेक्ट इन सेंटेंस। विदाउट सब्जेक्ट इन सेंटेंस मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते। जैसे मान लो अपन देखते हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट ही नहीं होता है सीधा। मतलब अपन को वहां ढूंढने में परेशानी आती है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा आता है। जैसे मैंने यहां लिखा कि हवा चल रही है। अब यहां पर बताओ कि आप सब्जेक्ट किसको मानेंगे। यहां पर सब्जेक्ट अपने पास में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अपन को जब ऐसा कुछ चीजें होती हैं तो फिर वहां पर अपन को क्या सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर अपन इसमें अपन डमी सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। डमी सब्जेक्ट, अभी डमी सब्जेक्ट कौन सा है? अभी डमी सब्जेक्ट में आप ध्यान रखेंगे, डमी सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो इट होता है और एक देयर होता है। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका उपयोग अपन डमी के तरीके से करते हैं। मतलब जहां पर कोई मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी अपन इनका उपयोग करके उसको सब्जेक्ट के तौर पे अपन यूज कर सकते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे इसको तो अपन एक एडवर्ब की तरीके से भी यूज करते हैं। एडवर्ब मतलब यहां जिसका मतलब होता है एडवर्ब, मतलब देयर का मतलब होता है एडवर्ब की तरीके से वहां, और इसका प्रोनाउन अपन मानते हैं इसको प्रोनाउन, और इसका मतलब ये होता है वह। तो ये प्रोनाउन में और ये एडवर्ब में इसका उपयोग करते हैं। लेकिन मान लो कभी कभी कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और सब्जेक्ट जब नहीं होता है तो फिर अपन वहां पर डमी सब्जेक्ट बिठाते हैं, और डमी सब्जेक्ट में अपन किसका उपयोग कर सकते हैं? इट और देयर का। तो अपन को अब बनाना है इस वाक्य को जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, तो अपन इसको कैसे बनाएंगे? अब देखो यहां पर मैंने पहले ही बताया था कि है लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कौन सा टेंस होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, अपन को ध्यान रखना है। और जब रही लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपको उसमें आईएनजी का उपयोग करना ही है। अब यहाँ ये प्रेजेंट है, आईएनजी लगाना है। अब मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में अपन ने लिखी थी इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, लेकिन अपन को यहाँ रही लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका प्रयोग करना है। और जब यहाँ अपन इट का प्रयोग करते हैं डमी सब्जेक्ट के रोल पे, तो अपन इसके साथ में हमेशा क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। इज लगाते हैं, इसके बाद में क्या चल रही है? हवा चल रही है ना? हवा चल रही है, तो हवा को तो अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। और उसमें अपन क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? विंडिंग। तो अपना ये सेंटेंस क्या बन गया? इट इज ए विंडिंग। इट इज ए विंडिंग का मतलब ये होता है हवा चल रही है। इस तरीके से अपन इसका सेंटेंस का अपन आसानी से बना सकते हैं। जैसे अभी एक और सेंटेंस अपन लिखते हैं, नदी में कई मछलियां हैं। मछलियां हैं। अब देखो यहां पर कौन सा सब्जेक्ट है? यहां पर भी सब्जेक्ट नहीं है ना? तो अब यहां पर अपन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? इसको कैसे बनाएंगे? अब यहां पर अपन ने तो इट से स्टार्ट किया था, लेकिन अब यहां अपन दूसरा जो डमी सब्जेक्ट है वो अपन यूज कर लेते हैं देयर। अपन ने क्या लगाया? देयर आर। अब यहां पर क्या है? वही प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में अपन को वही हेल्पिंग वर्ब देखनी इज, एम, आर। अगर यहाँ था होता तो मैं वाज वर्ब का उपयोग करता। तो अपन यहाँ देखें, अभी ये देयर लिखा हुआ है, अब मैं देयर के साथ में इज लिखूं या आर लिखूं, ये डिपेंड करता है उसके बाद वाले जो भी शब्द आता है। जैसे कई मछलियां, अब मैंने यहाँ लिख दिया मैनी फिश, अपन ऐसा लिखते हैं। अब मैनी का मतलब क्या होता है? बहुवचन है, तो फिर अपन यहाँ पर इज नहीं लगा के क्या लगाएंगे? आर। तो देयर आर मैनी फिश। अब वो कहां पर है? तो अपन आगे लिखें इन रिवर। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट
प्रीपोजिशन आगे है और ऑब्जेक्ट बाद में। अब यहाँ देखो हिंदी में ऑब्जेक्ट आगे है और प्रीपोजिशन बाद में, तो अपन को जस्ट उल्टा करना है। तो अपन इस तरीके से अपन इसका प्रयोग भी अपन कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट और उसके साथ में। रूल्स 4 पे आते हैं अपन। एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड। अब एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या है? अब एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? जैसे मान लो कोई सेंटेंस में आपने देखा होगा कि वेरी का उपयोग होता है ना, या आपने देखा होगा बिसाइड, है ना, क्या आपने देखा होगा स्लोली, इस तरीके से कभी आपने देखा होगा फास्ट। तो ये शब्द क्या है? ये सारे सब एक्स्ट्रा है, लेकिन एक्स्ट्रा इनके भी कुछ अलग अलग नाम है। जैसे आप ध्यान रखेंगे, आपने सुना होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है जो आपको पता है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। उसके बाद में आपने देखा होगा एडवर्ब। एडवर्ब जो क्या करता है? वर्ब की विशेषता बताता है। उसके बाद में एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है ये, और ये अपने आप की भी विशेषता बताता है एडवर्ब। उसके बाद में आप ध्यान करेंगे कि उसके अलावा आप देखें कि प्रीपोजिशन जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नदी में, तो में जो इन है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। ये सारे कुछ एक्स्ट्रा शब्द है। जैसे आपने देखा होगा कंजक्शन। कंजक्शन मतलब दो शब्दों को जोड़ने वाले। अब कंजक्शन में क्या होता है? जैसे सो और डेट, ये इस तरीके से बहुत और एंड, तो ये सब क्या है? कंजक्शन है। अब इनका भी अपन को सेंटेंस में उपयोग होता है, लेकिन इनका भी अपन को मीनिंग निकालना है। मतलब आपको मैंने पहले ही बताया, जो दिया है वही लिखा जाएगा, ये अपन को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में आप देखें कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी होते हैं। उसके बाद आप देखें तो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता है ना। उसके बाद आपने देखा होगा कि ऑप्टेटिव भी होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द है। मतलब अपन ये जैसे ये स्लोली लिखा हुआ है, अब ये स्लोली क्या है? तो एडवर्ब है ना। अभी फास्ट अपन क्या कह रहे हैं? अगर मैंने ऐसे लिखा शी इज रन फास्ट, अभी यहां पर शी इज रन फास्ट लिखा हुआ, तो ये जो फास्ट शब्द है वो अभी किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं शी इज फास्ट गर्ल, तो यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अपन को ये सारे शब्दों का अपन को सही तरीके से अनुवाद करना आना चाहिए, है ना। जैसे वेरी लिखा हुआ है, तो वेरी को अपन बोलते हैं बहुत, है ना। बिसाइड मतलब होता है कि बावजूद भी होता है ना, के बावजूद, ये अपन को याद होना चाहिए, ठीक है। विदाउट के बाद में बावजूद होता है, और अपन इसको एक बिसाइड शब्द है, उसके अलावा उसको एक और शब्द भी बोल सकते हैं, डिस्पाइट, ये भी बोला जाता है। अब ये सारे छोटे मोटे जो शब्द हैं, इनका अपन को हिंदी आना चाहिए। और अपन को ध्यान रखना है कि जब 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो 4 ऑप्शन में सब अलग अलग तरीके के दिए होंगे। अपन को जो सटीक बैठता है उस शब्द के साथ में, उसी का उपयोग अपन को इसमें करना है। ये अपन को अच्छे से याद रखना है। अपन रूल्स नंबर 5 पे आए हैं। अब रूल्स नंबर 5 पे आने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा 2 लाइन सुनाना चाहूंगा कि सक्सेस की भी अपनी एक अलग अदा है। सक्सेस की अपनी एक अलग अदा है, और वो भी मेहनत करने वालों पर ही फिदा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सक्सेस को अपने ऊपर फिदा करना है तो मेहनत जरूर करनी होगी। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपने मेहनत कर ली, तो आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, वो लक्ष्य को आपसे दूर करने में कोई रोक नहीं सकता है। बस आप बने रहें धीरज सर के साथ में। और धीरा इंग्लिश एकेडमी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको जरूर इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, और घंटी जरूर बजानी है, ताकि जब भी मेरा कोई अगला वीडियो आए तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, मालूम पड़ेगा कि धीरज सर आ गए हैं ऑन यूट्यूब। तो आपको अच्छे से याद रखना है, और आपको मुझे इस तरीके से सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और चैनल आपको अच्छा लगता है तो आपको उसको शेयर भी करना है। तो अपन आते हैं रूल्स नंबर 5।
इसमें अपन ने देखा इंफिनिटिव जिरन, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल ये इनकी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अभी इंफिनिटिव क्या है? इंफिनिटिव क्या है? इंफिनिटिव आपको याद रखना है, हमेशा जो इंफिनिटिव होता है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और कुछ होता है जिरन। जिरन, अब जिरन जिसको बोलते हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या होता है? आईएनजी। उसके बाद में आपको पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल, पार्टिसिपल जो होता है उसको भी अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का रूप देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या कि अभी ये कैसे पता चलेगा कि ये इंफिनिटिव है क्या है? तो आपको देखना है, जब हिंदी वाला सेंटेंस दे रखा होगा उसमें ना, नी, ने, के, ली, के लिए ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको अंदर। तो आपको मालूम पड़ जाएगा जब ऐसा तो लिखा हुआ होता ही है, लेकिन कब? जब सेंटेंस में आपको कहीं सब्जेक्ट नहीं देखने मिले। क्या नहीं देखने मिले? सब्जेक्ट देखने नहीं मिले। तो अपन को जब सेंटेंस को बनाना है तो अपन इनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए अपन ने लिखा है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी अपन सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको देखने के लिए अपन को वहां पर जब अपन को सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है तो फिर अपन को ध्यान रखना है ना, नी, ने, के लिए। इसमें जो जिरन होता है उसमें भी आपको ध्यान रखना है ना, नी, ने, और यहां पर हुआ, हुई, ये आपको यहां लिखा हुआ होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अपन देखें। जैसे मैंने लिखा रात को खेलना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अभी ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है। अब बताएं इसमें कि कौन सा सब्जेक्ट के तौर पे काम आ रहा है। अभी यहां पर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो अपन को फिर उस समय क्या होगा, जैसे ये के लिए दे रखा है, ना दे रखा है, तो फिर अपन इनसे भी वाक्य को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहां देखें अपन, नुकसानदायक क्या है? नुकसानदायक क्या है? रात को खेलना। तो अब इसको अपन स्टार्ट कैसे करें? अभी ना दे रखा है, मैंने कहा ना, ने, नी, ये इस तरीके से है। अभी खेलना लिखा हुआ है तो क्या करें अपन? इसको स्टार्ट कर सकते हैं टू प्ले, या फिर अपन इसको कह सकते हैं प्लेइंग। दोनों हो सकता है, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या कैसे कह रहा है? टू प्ले, कब खेलना है? रात को, है ना? तो टू प्ले इन, ये रात में है, सॉरी यहां को कर दिया अपन ने, रात में। अभी देखें टू प्ले इन कब? इन द नाइट। और अब बताओ मैं यहां ये कौन से टेंस में बनाना है अपन को? तो यहां देखो है। अब ये है दे रखा है, मतलब कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। और मैंने पहले ही आपको स्टार्ट में लिखाया था कि है दे रखा है, मतलब आपको यहां क्या लिखना है? इज लिखना है। इज जैसे लिखते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये किस बात की हो रही है? प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है ना। तो अपन लिखे टू प्ले इन द नाइट इज, क्या करें? क्या है? नुकसानदायक, हार्मफुल, है ना? किसके लिए? फॉर हेल्थ। इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। और सेम ऐसा ही, प्लेइंग इन द नाइट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। इस तरीके से अपन इस इंफिनिटिव, जिरन और पार्टिसिपल, जिसमें अपन को सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, तब अपन इसका प्रयोग करके भी अपन कर सकते हैं। अपन को ध्यान रखना है कि ये जो को हटा के अपन को ध्यान रखना है मैं, तो अपन ये ध्यान रखें। और जब अपने पास में सब्जेक्ट नहीं हो तो अपन डमी का भी उपयोग करके अपन ने सीखा है। और दूसरा, अपन इस इंफिनिटिव, जिरन और पार्टिसिपल का उपयोग करके भी अपन एक सेंटेंस को एक नवीनतम रूप प्रदान कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। लेकिन लिखना वही है जो आपको दे रखा है, उसके अलावा अपने और से कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छे से अपन को याद रखना है। अब रूल्स नंबर 6
जो मैंने बात की थी कंडीशन की, कंडीशन, अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है, शर्त वाले वाक्य। तो अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपन कंडीशन को तीन तरीके से बांट सकते हैं, तीन तरीके से बांट सकते हैं। एक तो अपन को कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग होता है, किसके रूप में, कंजक्शन के रूप में। जैसे आपने देखा होगा किसी सेंटेंस में इफ आई वर, तो ये इफ है। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा अनलेस, अनलेस मतलब आपको अनलेस का भी अर्थ पता होना चाहिए, अनटिल, है ना, अनलेस जब तक ये अपन को मतलब जैसा दे रखा है वैसा ही अपन को उसका अनुवाद लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा कोई चीज की बात करनी नहीं है। उसके बाद में आप कोई शर्त वाले वाक्य होते हैं, है ना, जैसे अपन इसको टेंस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कोई परिणाम निकल रहा हो, परिणाम, और परिणाम के अंदर भी आपको इसका प्रयोग अपन टेंस में ही करते हैं। तो मोस्ट ऑफ क्या होता है, जैसे मैंने लिखा इफ आई वर प्रिंसिपल, इफ आई वर प्रिंसिपल आई पार्टिसिपेट in chief guest, मतलब क्या है कि यहाँ देखो इफ लिखा हुआ है, अब यहाँ इफ लिखा हुआ है तो ये एक तरह से कंडीशन की बात कर रहा है। कंडीशन मतलब क्या कह रहा है कि अगर मैं, क्या होता, प्रिंसिपल होता तो मैं एक चीफ गेस्ट के रूप में अपनी भूमिका अदा करता। तो ये अपन को याद रखना है कि जैसे जब भी कभी इस कंडीशन वाला सेंटेंस हो, शर्त वाला दे रखा हो, कोई परिणाम उससे निकल रहा हो, तो ऐसे शब्दों का भी अपन वहां उपयोग करेंगे। आपको कंडीशन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर अपन को ध्यान रखना है। जैसे आप लोग ध्यान करें, आपने कभी देखा हो कि जैसे वहन होता है, वहन का प्रयोग भी अपन कंडीशन के साथ में करते हैं, इफ के साथ में। तो वहन का मतलब होता है जब, तो अपन को ये जब, ये यदि, यदि, ये इस तरीके के शब्दों का अर्थ भी अपन को पता होना चाहिए, तब अपन इसका प्रयोग आसानी से उस चीज में कर सकते हैं। ये आपका छठा रूल्स था, तो इसको भी अपन देखें। रूल 7 पे आए अपन। अब आपको मैंने पहले ही बताया था एक एक्टिव पैसिव की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। एक्टिव पैसिव, अब एक्टिव पैसिव अपन को क्या खास ध्यान रखना है अपन को, कि अपन को याद रखना है क्या कि इसका प्रयोग अपन टेंस के तरीके भी होता है। टेंस में कैसे करते हैं इसको, जैसे मान लो जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, अगर वो आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव फॉर्म में दे रखी है तो अपन को पैसिव फॉर्म में उसकी वर्ब होनी चाहिए, है ना। अगर पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट दे रखा है तो एक्टिव फॉर्म में उसका वर्ब होना चाहिए। तो ये अपन को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर सब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में है तो वर्ब कैसी फॉर्म में होनी चाहिए, पैसिव में होनी चाहिए। और जब वो सब्जेक्ट आपका पैसिव में है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, एक्टिव फॉर्म में होनी चाहिए। ये इसको अपन को ध्यान रखना। ये ट्रांसलेशन का खुद मुख्य पार्ट है, और इसमें अपन ध्यान रखें एक ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में जैसे अपन को खास याद रखना क्या कि एक छोटी सी चीजें ये याद रखनी है। जैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ लिखा है मैंने पढ़ता है, अब पढ़ता है इसको अपन क्या बोलते हैं, रीड। अब ता है तो यहाँ पर एस, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। उसके बाद में यहाँ दूसरा अपन ने लिखा है पढ़ा जाता है। अब पढ़ा जाता है तो ये जो है वो आपका ये एक्टिव फॉर्म में, अब ये कौन सी फॉर्म में, तो ये पैसिव फॉर्म में। अब पैसिव फॉर्म में है तो अब ये जैसे प्रेजेंट टेंस का है तो यहाँ पर इज एम आर ये हो गया, और यहाँ पर इसके साथ में इज रीड, तो ये आपका कौन सा फॉर्म होगा, पैसिव फॉर्म होगा। उसी तरीके से गाया था, गाया था मतलब गाने को क्या कहते हैं, सिंग, लेकिन यहाँ पर था पास्ट में बात है, सेकंड फॉर्म में आ गया सेम। लेकिन अगर इसको आगे ऐसे लिखा गया तो गाया गया था, तो ये आपका पैसिव हो गया। ये एक्टिव है तो ये पैसिव है, ये एक्टिव है तो ये पैसिव है। ये इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। मतलब यहाँ यही कहा गया है कि जब एक्टिव में दे रखा है तो वो पैसिव करना है, और पैसिव में दे रखा है तो एक्टिव करना है। लेकिन अपन यहाँ पर ये ध्यान करें कि जैसे ये पैसिव है, अब इसका क्या बनेगा, अभी पास्ट में है तो इसके साथ में वाज आएगा और यहाँ पर सम।
ये इस तरीके से इसका अपन ने क्या बना दिया, पैसिव बना दिया। जैसे लिखा है खेला है, क्या लिखा है, खेला है। अभी खेला है ये आपका एक्टिव है, अभी खेला है। ला है ये आपका जैसे परफेक्ट की बात है तो यहाँ हैज प्लेड, और यहां पर अगर न्यू लिखा जाए तो पैसिव में अपन इसको कैसे बनाएंगे, खेला गया है। अब खेला गया है तो अपन इसका पैसिव जब बनाएंगे तो अपन ध्यान रखना है हैज के साथ में हमेशा क्या लगता है, बीन, और उसके साथ में अपन यहाँ प्लेड। ये इस तरीके से सारे एक्टिव और पैसिव होते हैं। तो अपन को इन शब्दों के ऊपर भी ध्यान रखना है। ये यहाँ लिखने का खास कारण क्या है कि जैसे पढ़ता है तो फिर अपन को इस तरीके से लिखना है, लेकिन पढ़ा जाता है तो यहाँ पर अपन को इसको पैसिव फॉर्म में बनाने की जरूरत है। तो अपन को ये सारी छोटी छोटी चीजें उस सेंटेंस को पढ़ते समय, देखो मैंने क्या कहा कि ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपको शब्द का पता होना चाहिए। ये जो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। जैसे पढ़ता है तो अपन को रीड्स जैसा बनाना है, क्योंकि ये टेंस की बात हो रही है, और पढ़ा जाता है तो वो एक तरह से पैसिव की तरीके से बोल रहा है, तो फिर अपन को इसको पैसिव की तरीके से लिखना है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक हैं ये सारी, इसलिए मैंने कहा कि मैंने 2 वीडियो बनाए। एक तो आपको बेसिक थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा जो वीडियो होगा इसका ट्रांसलेशन का, तो वो आपको मैं इन बेसिकों के लिए बिल्कुल नहीं बताएंगे, आपको केवल ट्रिक्स ही बताएंगे जो ऐसे ऐसे करना है। लेकिन देखो ये बेसिक जब पता होगा तब भी वो ट्रिक्स भी अपन को थोड़ा सा अच्छा सा मदद करेगा। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। आज का अंतिम जो रूल्स है वो ये है इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने जब भी स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको कुछ एक लिस्ट बना के दी थी कि इनकी अपन को बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके अपन ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो मैं ये सारी चीजें आपको रूल्स के माध्यम से सारी बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, मैं आपने लोगों ने सुना होगा सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। अब ये सेंटेंस जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ये सब इसमें क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो ये 2 सेंटेंस से मिलके बना होता है। एक तो सेंटेंस फर्स्ट होता है और दूसरा एक अधूरा होता है और एक पूरा होता है। और इसमें आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ क्या कंजक्शन का उपयोग होता है, कंजक्शन। और आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का उपयोग होता है, ये अपन को पता है। अभी ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से हैं, ये सारे जब कंजक्शन की जब कोई अपन वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा। कंजक्शन में आप लोगों को मोस्ट ऑफ आता है कि जब 2 वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे एंड होता है ना, उसके बाद आपको इफ होता है जोड़ने के लिए, अनलेस होता है, उसके बाद आपने देखा होगा एज सून एज, बहुत सारे जैसे बहुत हैंड, है ना, सो डेट, इसके बाद में टू। तो ये सब जितने भी हैं ये सारे के सारे एक तरह से कंजक्शन है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आते हैं। अपन ने देखा कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, इसमें भी 2 सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड में भी, और वो भी किसी न किसी कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो जितने भी चीजें हैं छोटी मोटी जो आपके एक सेंटेंस में दे रखी होगी, उसी को अपन को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। मतलब मैंने कहा कि आपको जो दे रखा है उसी का करना है। कुछ भी अगर अंदर दे रखा है और अपनी मर्जी से कुछ करने जाओगे वो ट्रांसलेशन नहीं होगा। और आपको जब 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो ये खास बात कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको इस वीडियो से संबंधित थी। मैं आपको यहाँ पर 2 सेंटेंस देने की कोशिश करता हूँ जो आपको बनाने की कोशिश करना है ना। ये 2 सेंटेंस मैं आपको होमवर्क की तरीके से दे रहा हूँ, तो आपको ये जो 2 सेंटेंस है उसको बना के दिखाना है। और ये ट्रांसलेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। जब अपन बनाते हैं
हिंदी से इंग्लिश। तो इंग्लिश बनाते समय अपन को कौन कौन सी चीजों का मैंने आपको सब बता दिया। बेसिक सब्जेक्ट नहीं होता तब अपन क्या करते हैं, डमी उपयोग लेते हैं, इंफिनिटिव ये सारा लिखते हैं। ये सारी चीजें हैं बेसिक हैं बनाने के लिए। अब मैं आपके सामने जो दूसरा वीडियो लाऊंगा वो एक ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, तो जिससे अब दुनिया का कैसा भी सेंटेंस हो, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का, आसानी से उसका ट्रांसलेट कर पाएंगे। और मिलते हैं कल अपन इसी समय अपने वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो उसको अपने मित्रों के साथ में शेयर करिए, पढ़ने वालों को साथ उसको शेयर करके सब्सक्राइब कराइए, ताकि जो भी इस वीडियो के माध्यम से, इस कंटेंट के माध्यम से अगर उनका कुछ भला होता है तो वो आपको दुआ देंगे। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।